क्या अजीत डोभाल के जीवन में सच्ची घटनाएं नहीं रही जिसकी वजह से झूठ के कारण उनको सेलिब्रेट करवाया जा रहा है? सिर्फ आदित्य धर साहब इसमें नहीं काम कर रहे हैं। ये जो स्क्रिप्टिंग हुई है, ये जो पूरा लिखा गया है। अतीक अहमद का सबसे खास गुर्गा कौन था? गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बम्बाज। गुड्डू बम्बाज आज 3 साल से फरार है। रॉ क्या कर रही है? स्क्रिप्ट लिख रही थी। अतीक अहमद जैसा आदमी एजेंट निकलता और कहीं किसी को ये लोग ना बताते ना हल्ला करते। तो 3 पूर्व जजों का कमेटी क्यों बनाई गई उस जांच के लिए कि अतीक अहमद को मारा गया है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ है? अच्छा चलिए एक चीज को मान लेते हैं, बड़ा गोपनीय ऑपरेशन था। फिर तो आदित्य धर पे कार्रवाई करो भाई। अरशद पप्पू जो है वो मर रहा है मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में। असलम खान मरा जनवरी 2014 में, मनमोहन सिंह। रहमान डकैत मरा 2009 में, मनमोहन सिंह। हमजा पाकिस्तान जाता 2004 में, मनमोहन सिंह की सरकार है। जमील जमाली पाकिस्तान गया 45 साल पहले, कब? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। जिस मेजर इकबाल और इलियास कश्मीरी के हम लोग नाम ले रहे हैं, वो 2011 में यूएस ड्रोन अटैक में मरा है। जिस चाय वाले से डर लग रहा है, उस चाय वाले के दौरान तो नहीं दिख रहा इनमें से कोई मरा था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है फिलहाल जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा सके। जमील जमाली की आप बात कर रहे हैं, उसकी तो लंका लग गई है पाकिस्तान। जैसे ही आप क्वेश्चन कोई ढंग से करने लगे तो कह रहे हमने लिखा तो है काल्पनिक है। जो समझदार है वो आपको समझाएगा कि ये काल्पनिक है, बे तू मत बोल। और जो समझदार नहीं है वो बाकियों को समझाएगा मोहल्ले में, अरे साहब ने तो बहुत लंबा काम कर दिया था भाई। इनको लेकिन जो परसेप्शन बनानी है वो बनाने में कहीं ना कहीं अब ये सफल भी हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को लाइन में लगना पसंद सा आ गया है। डिमोनेटाइजेशन की लाइन में खड़े हुए, आधार कार्ड बनवाने की लाइन में खड़े हुए, बैंक अकाउंट खुलवाने की लाइन में खड़े हुए, फिर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने वाली लाइन में खड़े हुए, फिर ताली थाली पीटने के लिए लाइन में खड़े हो गए, अभी एलपीजी के सिलेंडर वाली लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े रखो। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स नो द न्यूज में। हम और नीरज सर तो होते ही हैं, आज नीलांजय जी भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस मुद्दे पे हमारी आज बातचीत होने वाली है उसमें डिटेलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल पीक डिटेलिंग की बात चल रही है सोशल मीडिया पे। तो इसलिए नीलांजय जी आप डिटेलिंग बहुत अच्छे से समझाते हैं और सारी चीजें बताते हैं, इसलिए तो हाँ, धुरंधर पे बात हो रही है, इतने से तो समझ में आ ही गया होगा। पीक डिटेलिंग वर्सेस वीक डिटेलिंग भी चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे। सर गजब का प्रोपेगेंडा लगता होगा ना ये करने के लिए कि जो लोग लाइनों में झेले हैं डिमोनेटाइजेशन को, उनको उन्हीं से पैसा लेके उनको ये दिखाना कि नहीं 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 नहीं, जो हुआ था अच्छा हुआ था, तुम्हें गलत। क्या मेमोरी अल्टर होने की कोशिश हो रही है क्या? बैक टू यू, अब आप लोग डील करिए इसमें। दुख जहान में बहुत सारे हैं और एंटरटेनमेंट का जो मकसद होता है वो होता है कि दुखों को दूर करके खुशी के कुछ लम्हात जो हैं वो दे सकें, इसलिए आदित्य धर साहब ने मूवी बनाई होगी। लेकिन मुझे लगता है दुख को दूर करके खुशी के चंद मोमेंट्स देने के लिए आप ठीक काम कर सकते हैं। घृणा नहीं फैलाना चाहिए आपको, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, और इन दोनों चीज़ों से परे आपको झूठ नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज जो बनता है ना वो ऐसे बनता है कि भाई कितना अवेयर है वो समाज, कितना वेल इन्फॉर्म्ड है वो समाज। आप रॉ की एक्टिविटीज़ दिखाना चाहते हैं या फिर आप दिखाना चाहते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिलहाल हैं वो बहुत एफिशिएंट आदमी थे। मुझे लगता है कि ठीक है उसमें डिस्क्लेमर एडेड है कि भाई ये काल्पनिक है, लेकिन जो सान्याल साहब का कैरेक्टर है जिसे माधवन प्ले कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अजीत डोभाल का कैरेक्टर दिखता है। मुझे लगता है अजीत डोभाल के साथ ये मजाक हुआ है। क्या अजीत डोभाल के जीवन में सच्ची घटनाएं नहीं रही जिसकी वजह से झूठ के कारण उनको सेलिब्रेट करवाया जा रहा है? तो अजीत डोभाल तो बहुत जाने माने स्पाई बताए जाते हैं कि वे बड़े धुरंधर स्पाई थे, तो उस धुरंधर स्पाई के साथ आदित्य धर साहब ने मजाक किया है। उनकी सच्ची घटनाओं से लबरेज कोई कहानी अगर सामने रखते तो एक तो इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती लोगों की, और दूसरी बात यह है कि उनके साथ न्याय भी हो पाता अगर वो सच में अच्छे स्पाई रहे हैं। तो अब सवाल यही उठ जाता है, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब शायद असल जिंदगी में इतना ज्यादा रोमांच था नहीं, इतना ज्यादा थ्रिल नहीं था जिससे आप फिल्म की शक्ल दे सकें। दूसरी चीज ये होती है कि रील का जमाना है, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हुआ है। किताबों में से एनसीईआरटी में से आप मुगलों के चैप्टर हटा रहे हैं, मतलब तमाम चैप्टर्स जो आपको थोड़ा सा असहज करते हैं आपके वैचारिकी को, आप उसको हटा देते हैं। आप उसको विस्थापित किससे कर रहे हैं? फिल्मों से। आप चाहते हैं कि लोग फिल्मों के जरिए इतिहास जाने। नीलांजय जी अभी ताज़ा ताज़ा देख के आए हैं फिल्म, तो वो ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शूट से पहले मेरी और नीलांजय की जब बात हो रही थी तो एक किरदार है जो बहुत मेजर कैरेक्टर है उस फिल्म में, जिसे मेरे हिसाब से अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं, मेजर इकबाल।
मेजर इकबाल जिस किरदार से प्रेरित दिखता है, अब फिर से वही डिस्क्लेमर तो लगा दिया है कि भैया काल्पनिक है, उस किरदार की मौत जो है 2011 में हो चुकी है, मतलब रियलिस्ट में, ऐसा ही है हाँ नीलांजय? जी, हाँ जी। और फिर आप 2016-17 में उस किरदार को एक ऑपरेशन करते हुए दिखा रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या वाली चीज है। मुझे ऐसा लगा, मतलब जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ सोशल मीडिया, पहला पार्ट तो बड़े डिटेल में हमने देखा था विद पीक डिटेलिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है डीमोनेटाइजेशन ये एक ऐसी घटना हुई जिसको बाद में कोई याद नहीं करना चाहता। मतलब जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तब तो गोदी मीडिया चैनल्स ने, जिनको आप बड़ा अच्छे से डील करती हैं हर वीक ठीक है, उन्होंने खूब मास्टर स्ट्रोक बताया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स कभी डिमोनेटाइजेशन को सेलिब्रेट नहीं किया गया, ना तो नरेंद्र मोदी करते, ना नरेंद्र मोदी के लिए काम करने वाली जो गोदी मीडिया है या गोदी मीडिया एंकर्स है वो काम करते हैं। तो आदित्य धर ने, मुझे लगता है, ये जिम्मेदारी उठाई है, और इस पूरी फिल्म का मकसद ये बताना है कि भाई डिमोनेटाइजेशन वाज अ मास्टर स्ट्रोक, आपका लाइन में लगना वाज मास्टर स्ट्रोक, लाइन में आपका परेशान होना वाज मास्टर स्ट्रोक, किसी की बच्ची की शादी है और जीवन भर की कमाई जो आपके बक्से में बंद थी वो उसका रद्दी हो जाना वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का वो वादा याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई कितने दिनों का समय मांगा था, जब उन्होंने कहा चौराहे पे आ जाऊंगा, मतलब मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना? तो वो कह देना वो मास्टर स्ट्रोक था शायद। आतंकवाद की कमर टूट जानी थी, लेकिन उसके बाद आतंकी घटनाएं लगातार जारी रही, लेकिन फिर भी वो मास्टर स्ट्रोक था। गोदी मीडिया नहीं कर पाई इसको मास्टर स्ट्रोक साबित आफ्टर इफेक्ट्स में, बट दे आर ट्राइंग हार्ड। they are trying hard but they are not succeeding in establishing this fact कि demonetization was a master stroke। मुझे लगता है आदित्य धर साहब ने उस चीज को अच्छे से अमली जामा पहनाते हुए डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश की है, लेकिन इतने झूठ के साथ, इतने फैक्चुअल एरर के साथ, मुझे लगता है नीलांजय जो है बेहतर और थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे इसको। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ आदित्य धर साहब इसमें नहीं काम कर रहे हैं, ये जो स्क्रिप्टिंग हुई है, ये जो पूरा लिखा गया है, इसमें रॉ भी शामिल है, क्योंकि रॉ आप जो बड़ा जिम्मेदार बात आप कर रहे हैं। हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ। क्योंकि जब ये सीन दिखाया गया उस पिक्चर में डिमोनेटाइजेशन का, तो बड़े साहब जो दाऊद हैं वो फोन करते हैं, मेजर इकबाल, हमजा, जमील जमाली सब बैठे रहते हैं और फोन किया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हमजा को, रणवीर सिंह को, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो अतीक अहमद का रोल दिखाया गया आतिफ, ठीक है। सबको पता है, मतलब डिस्क्लेमर आप चाहे जो कर दिए, चकिया का राजा एक ही था, वो मोटा सा आदमी, वो सबको पता है। आपने कहा कि 60,000 करोड़ वहां आने वाला है, डिमोनेटाइजेशन हो गई है, हमने सब कुछ कर दिया है, बाद में आपने उसको मरते हुए भी दिखाया ओरिजिनल फुटेज के साथ। उस अतीक अहमद का सबसे खास गुर्गा कौन था? गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बम्बाज। गुड्डू बम्बाज आज 3 साल से फरार है। रॉ क्या कर रही है? स्क्रिप्ट लिख रही थी आदित्य धर के साथ। पकड़ना तो उसको भी चाहिए था। 1300-1500 करोड़ का आदमी वो फरार है, वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आपने जो इकबाल की कही, मेजर इकबाल की, मतलब हास्यास्पद ये है कि सिर्फ वो 2011 में मरा नहीं है और 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ है। ये सिर्फ इतनी सी स्टोरी नहीं है, इससे ज्यादा एक स्टोरी और है कि पहली बार मेजर इकबाल का जिक्र डेविड हेडली ने किया था 2016 में, जब उससे पूछताछ की जा रही थी 26/11 को लेकर। तब उसने कहा कि भाई जब मैंने ये सारा चीज प्लान किया और जब सब अच्छे से हुआ तो मुझे मेजर इकबाल ने शाबाशी दी, शाबाशी शब्द बोला था 26/11। हाँ, 2016 में उसने ये बात कही और ये 2016 में जिंदा है भाई। उसके मरने के बाद वो पहली बार जिक्र ही मेजर इकबाल का यहां हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मेजर इकबाल को आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा है, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो वहां पर मेजर इकबाल इलियास दिखाया है, वो दरअसल इलियास कश्मीरी है, जो हुजी और अलकायदा का आदमी था और 313 कमांडर पूरा वो उसने चलाया और वो ऑपरेट किया। तो वो इलियास कश्मीरी है, लेकिन दिखाया जा रहा है मेजर इकबाल। मेजर इकबाल का पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार जिक्र है, वो सिर्फ डेविड हेडली ने किया है और उसी को रिलेट करते हैं इलियास कश्मीरी से, जो 2011 में मर चुका है। तो पिक्चर खुद बताती है कि आप कुछ भी प्रूव करने के लिए कुछ भी दिखा रहे हो। आप रॉ इतना एक्टिव है, आप सोचिए कि रॉ को ये पता चल गया कि वहां बैठ के यहां पर 60,000 काउंटरफीट का काम हो रहा है, अतीक अहमद कर रहा है। भाई अतीक अहमद का वही गुर्गा इलाहाबाद के एक गली में जाके बम मारता है एक वकील को
और फिर उसके बाद अतीक अहमद के बच्चों का एनकाउंटर किया जाता है, उसके गुर्गों का एनकाउंटर किया जाता है, और किसकी नाक के नीचे से वो अब कहा जा रहा है कि वो दुबई पहुंच गया है। गुड्डू मुस्लिम कैसे पहुंच गया? पहली बार 1998 में उसी गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर का ऑर्डर आया था, और 1998 में सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह की थी, भाजपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। ये लोग अगर आईएसआई के एजेंट थे तो उस समय क्या किया जा रहा था और अब क्या किया जा रहा है पिछले 3 साल से? सवाल तो ये भी होता है। और ये पूरा इन्होंने परिदृश्य एक बनाया है जिसमें कि हाँ इतने आतंकी हैं, और एक चाय वाले से जो है हमारे देश में खौफ का माहौल हो गया, उसमें ऐसा कुछ डायलॉग भी है। ठीक है, तो कई सोशल मीडिया पे लोग हैं जो कि पीक डिटेलिंग का वीक डिटेलिंग निकाल रहे हैं, और उन लोगों को भी हम क्रेडिट देंगे। तो उन लोगों को मैं सुन रही थी, फिर मैंने भी डिटेल निकाला, तो उसमें कि अरशद पप्पू जो है वो मर रहा है मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में, असलम खान मरा जनवरी 2014 में, मनमोहन सिंह, रहमान डकैत मरा 2009 में, मनमोहन सिंह, हमजा पाकिस्तान जाता 2004 में, मनमोहन सिंह की सरकार है, जमील जमाली पाकिस्तान गया 45 साल पहले, कब? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। रॉ कब बना था? 1968 में, उनका भी इनसे कुछ लेना देना है नहीं, तब भी वही। आखिर ये इतनी सारी चीजें दिखा रहे कि आतंकी थे, सब कुछ था और अभी का जिस चाय वाले से डर लग रहा है, उस चाय वाले के दौरान तो नहीं दिख रहा इनमें से कोई मरा था। तो ये प्रूव कैसे कर रहे हैं? एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूं, जिस मेजर इकबाल और इलियास कश्मीरी के हम लोग नाम ले रहे हैं, वो 2011 में यूएस ड्रोन अटैक में मरा है। यूएस ड्रोन अटैक में मरा है। उसमें भारत का कोई वो नहीं है। और अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें जो रणवीर सिंह का जो किरदार दिखाया गया है, लार्जर देन लाइफ है वो। अगर स्पाई का मामला जब आता है तो लोग वैसे याद करते हैं अजीत डोभाल जी को कि भाई बड़ा स्पाई था, गया घूम के आ गया। एक और स्पाई 2008 में आया, वो कश्मीर सिंह था। वो कई साल जेल में रहा, वहां पर उसने वो किया। नवाज शरीफ की जब सरकार थी तो उन्होंने उसको माफी की, और 2008 में वापस आया, तब उसने पहली बार इंडिया में कहा कि मैं स्पाई था, आई एम अ स्पाई। 2011 में यूएस ड्रोन अटैक से मर रहा है और आप दिखा रहे हो कि उसको हमारे स्पाई ने मारा। लार्जर देन लाइफ आप रणवीर सिंह को दिखा रहे हो। भाई स्पाई कभी भी इतना लार्जर देन लाइफ हो ही नहीं सकता है, इतना खुलेआम कैसे घूम सकता है स्पाई को? और जमील जमाली की आप बात कर रहे हैं, उसकी तो लंका लग गई है पाकिस्तान। बहुत गलत हुआ है। मतलब जैसे यहाँ के आतिफ अतीक हैं, जैसे यहाँ के अतीक फिल्म में आतिफ है, वैसे ही जमील जमाली रियल कैरेक्टर वहाँ गोबल है। और वो गोबल, वो परेशान हो गया है शख्स। उसके दादा जो है मंत्री रहे, विधायक रहे, उसके चाचा मेयर रहे, मंत्री रहे, वो खुद लड़ा है मेयर का, मंत्री रहा, एमएनए रहा, एमपीए रहा। वो परेशान है। अब लोग उससे पूछ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं पूछ रहे हैं, आपको एक और बात बताऊं, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है अब पूरे पाकिस्तान में। कह रहा है वो मेरी बेटी गई कहाँ जिससे रणवीर शादी किया है। मतलब एक बात की तो फिर बधाई देनी पड़ेगी आदित्य धर को, यहाँ बैठे बैठाए फिल्म बना के एक पाकिस्तानी नेता की जिंदगी जो है वो उसने परेशान कर दी है। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा ना कि कैसे चाय वाले से खौफ क्यों लग रहा है, ऐसा है कि चाइना एग्रेशन करता है, हम लोग अपनी आर्मी को सही समय पर सही डायरेक्शन नहीं दे पाते, उस बारे में जिक्र होता है तो संसद को हम म्यूट कर देते हैं। अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है, हम अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारी नीति है हम उससे किनारा करते हुए दिखते हैं। फॉरेन रिलेशंस हमारी बिल्कुल पिटी हुई दिख रही हैं फिलहाल, और देखी जाएगी। हमने ये बातचीत की थी, बिल्कुल भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे पहुंच गया है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल चीज़ों पे हमको ध्यान देना होता है। निवेदिता, भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होता है तो चाइना टैक्टिकल सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहा था। असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, रशिया के साथ पाकिस्तान का कारोबार चल रहा है। हम लोग रशिया से तेल खरीदते थे, अमेरिका के कहने के बाद रशिया से तेल खरीदना हमने बंद किया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद होता है तो हम रशिया के पास जाते हैं और रशिया कहता है अब डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं देंगे तुमको। नंबर 1। नंबर 2, युद्ध के समय चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, हमारे साथ नहीं था। नंबर 3, अमेरिका ने सीधा कह दिया कि तुम दोस्त नहीं हो सकते हो, तुमसे हम बराबरी का धंधा नहीं करेंगे, चाइना जैसी गलती नहीं करेंगे, सीधे मुंह कह रहा है। इजराइल जैसा छोटा सा देश जो है उसके प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीय जो हैं वो लाइन में हैं, बात हो गई है। तो पाकिस्तान को 3 जो सुपर पावर्स अभी आप कह सकते हैं, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ये तीनों सेठते हुए दिख रहे हैं, और हमको तो कोई सेठ नहीं रहा है भाई। मतलब हम तो बड़े अलग थलग परे हुए दिखते हैं, और ऊपर से अमेरिका या ट्रंप के डिक्टेशन में काम करते हुए दिख रहे हैं। वो ये कहने की हिम्मत जुटा लेता है ट्रंप कि आई कैन डिस्ट्रॉय मोदीज पॉलिटिकल करियर। तो वस्तु स्थिति या सच्चाई ये है,
इस सच्चाई से आपको जब ध्यान भटकाना होता है ना, फिर आप जाते हैं क्या क्या पॉलिसीज आपने लॉन्च की, आप लेके आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं इसलिए खास तौर पे ध्यान करके बोल रहा हूँ क्योंकि कई बड़े नेता जो है बेटी पटाओ बोल देते हैं इस अभियान के तहत। इसलिए धीरे बोलना चाहिए। तो बलात्कार की घटनाएं कितनी होती हैं और किस गति से होती हैं, ये कहीं से छुपा नहीं है। आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और इंडियन सिविक सेंस जो है उसके बारे में सैकड़ों रिपोर्ट्स जो हैं वो दिख रही हैं। कुंभ आपके आस्था का प्रतीक था, वहां पूप्स दिख रही थी गंगा के किनारे। आज तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाए, नमामि गंगे का आप नारा दे रहे थे। आप डिमोनेटाइजेशन लेके आए, आप चौराहे पे बोल रहे थे लोगों को कि चौराहे पे मिल जाएंगे आप 49 दिनों के बाद, या अमेरिका वो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, वो कमर टूटती नहीं दिखी। जीएसटी आप लेके आए कि बहुत बड़ा आपने टैक्स सुधार कर दिया, फिर आपने खुद उस चीज में संशोधन किया, चेंज किया, फिर उसको बता दिया कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो आपकी कोई भी पॉलिसी ऐसे नहीं दिख रही है जिसे आप सेलिब्रेट कर सकें। तो सेलिब्रेशन के लिए जरूरी होता है कि झूठ का प्रचार किया जा सके, किसी भी तरीके से झूठी कहानी बनाओ जिससे ये साबित हो कि मैं लार्जर देन लाइफ हूँ। जैसे कहानी बना दो, मैं मगरमच्छ बचपन में लेकर आया था, मैं गटर से गैस बना के फिर चाय बनाया करता था। अरे गटर से गैस बन के चाय अगर आप बना ही रहे थे हुजूर, तब तो प्रधानमंत्री बने। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रो करते, नालियां तो बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, गटर बहुत है। इस समय तो भाई आपदा में अवसर है, आपदा में अवसर है, डालिए नालियों में पाइप, निकालिए गैस, बनाइए चाय। मतलब हम लोग बना लेंगे। टेक्निकल जो वो रहता है ना, टेक्निकल शेयरिंग जो होता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, वो आप दे दीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। तो दरअसल मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि 100% एक भी काम नहीं होगा गिनवाने वाला, लेकिन मेजर ब्रेक थ्रू जो चीजें हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है फिलहाल जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा सके। स्टार्टअप इंडिया आप लेकर आए थे, स्टार्टअप्स की कमर आपने तोड़ दी। स्टार्टअप इंडिया का नारा देते थे कि एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बहुत बढ़ाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर एक अडानी दिखता है बढ़ा हुआ। खेलो इंडिया, आईपीएल के अलावा देश में कोई भी खेल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, क्रिकेट का देश छोड़ दिया जाएगा। तो जब आपके पास सपोर्ट के लिए आपके स्टेटमेंट्स या आपके दावों या आपके नारों को कुछ नहीं होता है, तो आप झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि झूठी कहानी मुझे रचनी पड़ेगी। मगरमच्छ लाता था, गटर से गैस निकालता था, पता नहीं क्या क्या कर देता। जब कैमरा नहीं था तब कैमरे में फोटो खींच लेता था, जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी जब डिग्री प्रिंट हो जाती थी। तो इस तरह की कहानियां मुझे लगता है तभी, और अनफॉर्चुनेट ये लगता है मुझे, बाकी आप लोग भी क्रिएटिव फ्रीडम पे बात कर सकते हैं इसमें। अनफॉर्चुनेट ये लगता है कि बहुत क्रिएटिव व्यक्ति और आदित्य धर जैसा टैलेंटेड आदमी इस तरह के ट्रैप में फंसता हुआ दिखता है। नहीं, लेकिन पता है क्या कंफ्यूजन ये है ना नीलांजन सर, आप ये देखिए कि जो एक धड़ा है, दक्षिणपंथी धड़ा है, या फिर जो फॉलोअर्स हैं मोदी जी के, वो उस फिल्म को देख के देखो यही सच है, यही हुआ था, ये कांग्रेसी ऐसे ही थे, देश को बर्बाद कर रहे थे, आतंकी थे, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन कोई ढंग से करने लगा तो कह रहे हमने लिखा तो है काल्पनिक है, हाँ। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, काल्पनिक है कि नहीं, लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं इसको। ये आप कुछ भी करेंगे काल्पनिक है, ये आपने कहा, लेकिन जब आप वही पिक्चर देखेंगे तो भाई अजीत डोभाल को आपने अजय सान्याल दिखाया है, आपने जरवारी दिखाया है, और सेम लुक भी सेम है, नाम मिलता जुलता है, उनके पद सारे चीजें सेम है, इंसिडेंट सेम है, सब सेम है, फिर आप कह रहे हो कि ये काल्पनिक है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है कि जो समझदार है वो आपको समझाएगा कि ये काल्पनिक है, अबे तू बात बोल, ठीक है, और जो समझदार नहीं है वो बाकियों को समझाएगा मोहल्ले में कि अरे साहब ने तो बहुत लंबा काम कर दिया था भाई, डिस्क्लेमर पढ़ता कौन। हाँ, और मजेदार बात ये है रॉ को भी आज पता चल रहा है ये सब कि ये सब हमने कर दिया है। और एक और बात बताऊं सर, कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि लियारी में पुलिस वाले आ गए हैं जमीन पर और सोते हुए लोगों को उठा रहे हैं, कह रहे हैं दिखाओ इंडियन स्पाई तो नहीं है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं कहता हूं 2 दिन बाद ये आपको चैनल पे दिखेगा कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इस पिक्चर का, कि भाई वहां पर भी लोग एक्टिव हो गए हैं, वहां पर भी एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं, इंडियन स्पाई, तो मतलब लोग बिलीव कर रहे हैं, वहां की हुकूमत बिलीव कर रही है कि हमारे इंडिया के लोग वहां घुसे हुए हैं, स्पाई इतने अंदर तक घुसा हुआ है कि एक सोते हुए आदमी को निकाल के पूरा देख रहे हैं कहाँ क्या रखा है, बीड़ी रखा है, चलो कुछ और भी तो नहीं रखा है, पूरा वो चेक कर रहे हैं। हाँ, तो आदित्य धर साहब ने एक फिल्म बनाई और पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी, तो मास्टर स्ट्रोक तो है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सच है इसलिए वो लोग यकीन कर रहे हैं, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं अखिलेश यादव क्यों इतना भड़के हुए? नहीं, अखिलेश यादव को नहीं भड़कना चाहिए, भड़कना तो मुझे ओम बिरला साहब को चाहिए, मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि अखिलेश यादव का क्या था, उनके तो पार्टी से बस वो सांसद थे, अतीक अहमद सांसद ही तो थे, उनके पार्टी से चुनाव लड़े ही तो थे, तो उनका ज्यादा हक नहीं बनता। हक बनता है वहां के स्पीकर का, कि जिस स्पीकर ने कहा संसद में कि हम लोग, इनका देहांत हुआ है और इनके लिए हम लोग 2 मिनट मौन रहते हैं, हमारे पूर्व जो है सांसद हैं ये, आप उसको आईएसआई एजेंट बता रहे हो बिना प्रूफ के, और लोग मान रहे हैं। अगर वो था या है तो आगे की कार्रवाई करिए ना भाई, आगे की कार्रवाई करिए। दूसरी बात भाई, चलिए पॉपुलर कल्चर में बात नहीं फैली या लोगों के बीच बात नहीं आई, रॉ का अगर कोई ऑपरेशन था, ऐसा भी कुछ दिखाया गया कि रॉ इस ऑपरेशन में उनकी हत्या में शामिल है, अतीक की हत्या में। अगर आपके पास एविडेंशियल प्रूफ है कि अतीक अहमद जो है वो आईएसआई का एजेंट था, तो वो एमपी हो, एमएलए हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किस बात की इज्जत रहेगी भाई? मतलब हिंदुस्तान में किसी बहुत बड़े पद पे बैठ के आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे होंगे, हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी को आप बर्बाद कर देना चाहते हैं, और उसे संसद भवन में उसके लिए श्रद्धांजलि में आप खड़े होंगे। तो ये तो बड़ा दोगलापन है, ये तो बहुत हिपोक्रेसी है ना भाई। मतलब एक आदमी, आप फिल्म ये बता रही है, आदित्य धर साहब ये कह रहे हैं कि आईएसआई का एजेंट था, वो इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर देना चाहता था काउंटरफिट नोट्स के जरिए, उसमें वो शामिल था पूरे कॉन्स्पिरेसी में। ये बात आदित्य धर के हिसाब से रॉ कोई ऑपरेशन में शामिल था। तो रॉ अगर कोई ऑपरेट कर रही है तो सरकार को तो आइडिया होगा कि क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था आदित्य धर के हिसाब से, ये बात सरकार को पता होगी। फिर सरकार ने क्यों संसद में श्रद्धांजलि दी, क्यों मौन रखा गया? फिर तो सेलिब्रेट करिए ना, आप सच्चाई बताइए लोगों के बीच। लेकिन एविडेंशियल प्रूफ कुछ है नहीं, आप बस पॉपुलर कल्चर में चीजें ठेल देना चाहते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा ताजमहल किसने बनाया, तो आप कह देंगे कि फलाने श्रीवास्तव साहब ने। वरुण ग्रोवर साहब की ये जो कॉमेडी है बड़ी बड़ी सटीक है। आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके पास डेट्स नहीं है जो कोलैबोरेट कर सकें आपकी चीजों को, आपके फाइंडिंग्स को। आप एक फिल्म बनवा दीजिए, क्योंकि लोगों को लाइन में लगना पसंद सा आ गया है। मेमोरी स्टॉल की बात जो आप शुरू में कर रही थी, वो लोगों को पसंद आ गया है। डिमोनेटाइजेशन की लाइन में खड़े हुए, आधार कार्ड बनवाने के लाइन में खड़े हुए, बैंक अकाउंट खुलवाने की लाइन में खड़े हुए, फिर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने वाली लाइन में खड़े हुए, फिर ताली थाली पीटने के लिए लाइन में खड़े हो गए, अभी एलपीजी के सिलेंडर वाली लाइन में खड़े हो गए, फिर एक कश्मीर फाइल्स करके मूवी आई उसकी लाइन में खड़े हुए, केरला स्टोरी की लाइन में खड़े हुए, अब जो है धुरंधर की लाइन में इनको खड़ा किया जा रहा है। लाइन में खड़े रखो, क्योंकि ऐसे कुर्सी पे अगर बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे अपने बेड पे, अगर बेड है तो, बाकी तो 80 करोड़ जनता तो 5 किलो राशन पे महदूद है, तो मुझे नहीं लगता कि बेड होगा भी। मुनव्वर राणा कहते हैं ना, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, तो अखबार बिछा के भी अगर वो सो गए फुटपाथ पे तो सोचेंगे। मुझे सर एक चीज मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी इसको वो करिएगा। आपने दृश्यम 2 देखा होगा, इसका जिक्र बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अतीक अहमद का जब हत्या किया गया, पहली बार दुनिया में लाइव कोई हत्या हुई थी, लाइव टेलीकास्ट चला था उस हत्या का, तो वो अतीक अहमद का था। 3 लड़के आए, और उस समय भी जब चीजें हुई थी, वो बकायदा डेमो वाले जो कैमरा होते हैं, माइक होते हैं, वो आपको इलाहाबाद लखनऊ में नहीं मिलेगा। ये जो एक्टिंग वाली जगह है, दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, ये जो ये सब। तो ये उनके पास थे, उन लड़कों ने मारा। उन लड़कों के गरीबी थी, गरीबी, कर्जे में डूबे हुए लड़के थे वो, उनके घर परिवार वाले, मतलब उनके घर में प्लास्टर भी नहीं है, वो मरे। मुझे क्या लगता है कि आदित्य धर उन लड़कों को बचाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं बताऊं कैसे। दृश्यम 2 आपने देखा होगा, तो दृश्यम में आपको दिखाया कि पूरा मर्डर शर्डर हुआ। दृश्यम 2 में जब आपको दिखाते हैं पूरा सीन, वो एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता है, याद है आपको? राइट। और वो लोगों की मेमोरी में डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। अब ये पिक्चर बनाई गई है और बताया गया, क्योंकि उस मूवी में तो ये बताया गया ना कि रॉ का ऐसे दिया गया है मैसेज कि रॉ ने मरवाया है अतीक को, क्योंकि अतीक बर्बाद करना चाहता था, वो आईएसआई का एजेंट था। तो उन तीनों लड़कों को ये बचाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई कि भाई इन लड़कों को छोड़ दो, रॉन का। अच्छा ये बताइए, तो जब ये सब हो ही रहा था, तो 3 पूर्व जजों का कमेटी क्यों बनाई गई उस जांच के लिए कि अतीक अहमद को मारा गया है? तो उसकी जांच के लिए 3 पूर्व जजों की कमेटी क्यों बनाई गई? क्यों इतना वो? और उसकी रिपोर्ट कहाँ है? 3 साल में भी उसकी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, और क्या कोई भी एजेंट पकड़ा जाता है, छपता है, अतीक अहमद जैसा आदमी एजेंट निकलता है, और कहीं किसी को ये लोग ना बताते ना हल्ला करते ना शोर। अच्छा चलिए, एक चीज को मान लेते हैं, बड़ा गोपनीय ऑपरेशन था।
और नहीं बताना था। कई बार होता है ना, एलिमिनेट कर दिया हमने अपने दुश्मन को और परसेप्शन में नहीं टूटने दिया, वरना देश में दंगे हो जाते टाइप कोई स्थिति भांपी होगी, इसलिए आपने छुपा के रखा। आपने जजेस की कमेटी की नियुक्ति की ताकि सबको लगे कि बिल्कुल जो व्यवस्था है उसी तरीके से चल रहा था। मतलब हो सकता है आप नदी में कोई कंकड़ डालना भी नहीं चाह रहे थे और आपने मछली पकड़ भी ली हो, ये स्थिति में मान सकता हूँ कि हो गया। फिर तो आदित्य धर पे कार्रवाई करो, फिर तो आदित्य धर पे कार्रवाई करो भाई। आप फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, आपकी जो पूरी वैचारिकी के लोग हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, चीख चीख के स्कीम बताने वाली बात होगी ना आदित्य धर की। मतलब कोई तो मूर्ख बना रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन आदित्य धर को किसी ने तो दी होगी रॉ के ऑफिस से, और पत्रकारों के ऊपर तो कहा गया था ना कि ऐसे इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स करने पर उन पर कार्रवाई होगी कि आप सरकारी चीजों को आप निकाल रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो। तो ये सरकारी चीज को निकाल के ये तो पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर चला रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए इस पर तो। एग्जैक्टली, मतलब कोई तो है जो रॉन्ग नंबर डायल करके हमारे मजे ले रहा है, और वो है कौन ये हमको पता करना पड़ेगा। क्या वो सरकार है जो लगातार लाइनों में लगे हुए लोगों को और अधिक लाइनों में खड़ा करना चाहती है, लाइन चेंज करके, ताकि वो ना बैठें ना वो सोचें कि हम लाइन में खड़े क्यों हो रहे हैं, या फिर ये आदित्य धर जैसे फिल्म मेकर्स हैं जो थोड़ा बहुत मुनाफा, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए समाज को अनअवेयरनेस, इल इन्फॉर्मेशन के दौर में ढकेल देना चाहते हैं। क्योंकि एक क्या है कि बैकअप तो मिलता ही है ना, आप इस तरह के वैचारिकी को फैलाएं जो सत्ता को पसंद आए। तो क्या आदित्य धर अपनी कला का इस्तेमाल उसके लिए कर रहे हैं? कौन रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, ये अब मुझे लगता है कि दर्शकों को खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो लाइनों में क्यों खड़े हैं इनको। लेकिन जो परसेप्शन बनानी है वो बनाने में कहीं ना कहीं अब ये सफल भी हो चुके हैं, क्योंकि मैं धुरंधर से रिलेटेड ही सोशल मीडिया पे देख रही थी कि कौन क्या बोल रहा है। उसमें एक मेरे नजर के सामने आया पोस्ट था वो, कि जब भी एंटी टेरर कोई मूवी बनता है सब लोग एंटी मुस्लिम कोरोना क्यों रोने लगते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं है, वो भी ये मानते हैं क्या? क्योंकि अगर आखिर जो ये पूरी मूवी है ये एंटी टेरर मूवी है, टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के मुसलमान क्यों रिलेट कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान के लोगों को बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक जो परसेप्शन है ये भी तो बनाने में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं ना। ऑब्वियसली परसेप्शन बनाने में ही तो सफल हो रहे हैं, क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी उसी के अराउंड है। गोएबल्स का नाम आपने सुना होगा, हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका काम ही क्या था? परसेप्शन बनाओ, और एक ही झूठ को आप बार बार बोलने लगो तो वो झूठ सच की तरह साबित हो जाता है समाज के अंदर। तो ये तो पूरी स्ट्रेटजी चल ही रही है, परसेप्शन बनाते चले जाने की। लेकिन क्या सच में एंटी टेरर मूवी को एंटी मुस्लिम मूवी ही माना जा रहा है? मुझे तो 100% लगता है। आप किसी भी सामान्य समझ के व्यक्ति से आतंकवाद की बात करिए, आतंकवादी की बात करिए, सामान्य समझ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो मतलब उसमें मानवता भी ना हो। सामान्य समझ के इंसानों में मनुष्यता नहीं होती। मतलब ये बात, मनुष्यता हासिल करना है, मनुष्य वाली सोच हासिल कर पाना कम से कम इस दौर में बहुत मेहनत का काम है। तो सामान्य समझ के अंदर जो है वो आतंकवादी आप नाम लेंगी तो बड़ी दाढ़ी, टोपी, ठीक है, छोटा पजामा, ऐसा कुछ चित्र भरता है। और इसमें मासन मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। नाट्य रूपांतरण जो गोदी मीडिया में होते थे उसमें भी यही दिखाया जाता था, फिल्मों में यही दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से चित्रित किया गया, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात ठेला गया कि ये लोग आतंकवादी होते हैं। फिर अब अच्छा चलिए, ये पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है। हर फिल्म में क्या कोशिश होती थी शुरुआत में, आप कुछ फिल्में देखेंगे ना, जैसे एक फिल्म थी गर्व, मेरे हिसाब से शायद ये नाम मैं सही ले रहा हूं, सलमान खान की मूवी थी, गर्व मूवी थी। तो हर मूवी में ना एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, मतलब इस तरह की मूवीज में वो पुलिस ऑफिसर हिंदू दिख रहा है, उसके साथ एक असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट क्या मतलब, उसका सहयोगी जो होता है वो मुस्लिम पुलिस वाला होता है। विलन जो है वो मुस्लिम है, घोर मुस्लिम। तो एक मुस्लिम विलन आपने स्टेब्लिश कर दिया जो आतंकवादी है या गुंडा है या बदमाश है। एक आपने मुस्लिम सहयोगी रखा, मेन जो आपका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, उसके साथ। और वो जो मुस्लिम है सहयोगी, वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान दे सकता है। ऐसे सहयोगियों की मौत हो जाती है। और फिर तो मैसेज क्या जाता था निवेदिता इस तरह की फिल्मों से कि चलो गुंडा तो है ही मुसलमान, लेकिन ये देखो इस मुसलमान ने अपनी जान डाल दी जोखिम में, और जान बल्कि कुर्बान कर दी, लेकिन देश को बचा लिया, इस मिशन को कामयाब कर दिया। मुझे ये लगता है फिल्मों का मकसद यही होना चाहिए, जो प्यार को फैलाए, प्यार को बांटे। लेकिन उधर भी एक बारीक खेल चल रहा था, क्योंकि आपने विलेनाइज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को जानबूझ के किया गया। मतलब दर्शक, आप लोग सुन रहे हैं, आप खुद बताइए, आतंकवादी की बात सुनते ही क्या आपके दिमाग में ये परसेप्शन नहीं आता है?
अगर क्योंकि एक सर्वे भी हो सकता है मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा, है ना। तो ये चित्रित तो किया गया। अब क्या हो रहा है, अब दिक्कत क्या आ रही है, अब उसी दौर की अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और ये बहुत सैद्धांतिक बात है, मतलब इसको बिल्कुल हवा में लेके उड़ मत जाए कोई साहब। मतलब ये तो कहा ही जाता ना, अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन का अधिकार किसका है, बहुसंख्यक का। परिवार में आप मजबूत हैं, आपका कोई भाई आपकी कोई बहन जो है वो कमजोर है, तो उनकी रक्षा हो सके, उनका प्रोटेक्शन हो सके, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो इसी तरीके से अल्पसंख्यक हैं वो, अल्प कम लोग हैं वो, उनकी ताकत उनकी संख्या के हिसाब से कम है, तो जो मेजॉरिटी है बहुसंख्यक है, उनका फर्ज बनता है कि उनको पहले कि तुम आगे आओ वरीयता क्रम में, है ना। रिजर्वेशन जो है, कोटा जो दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, लेडीज फर्स्ट क्यों बोला जाता है, इसीलिए एग्जैक्टली कि रेस की लाइन जो है वो बराबर से शुरू हो। तो जो लोग कम हैं उनको थोड़ा सा आप अफर्मेटिव एक्शन करेंगे, उनके लिए सोशली वो चीजें प्रमोट करेंगे। तो उस तरह की फिल्में थी जहां विलन तो मुस्लिम है, सहयोगी भी मुस्लिम है, जो हीरो का सहयोगी मुस्लिम है, जो मुस्लिम अपनी जान कुर्बान करके वतन के काम आ रहा है या समाज के काम आ रहा है। एक ऐसी सत्ता है जो डिवाइड नहीं करना चाह रही है लोगों को, कम से कम अपेरेंटली या डायरेक्ट भाषणों के जरिए, है ना। आज की तारीख में क्या है, विलन मुसलमान, विलन के जितने गुर्गे वुर्गे वो सब मुसलमान, इधर जितने लोग हैं वो सारे, कोई उसमें मुसलमान सहयोगी आपको बहुत कम दिखने लगेगा। ऊपर से सत्ता वो है जो आपको कहती है कपड़े से पहचाने जा सकते हैं दंगाई। तो सारी ही मैसेजिंग जो है, ऊपर से गोदी मीडिया या मीडिया का एक धड़ा ऐसा है जो कहता है कि ये लोग थूक जिहाद फैलाते हैं, ये लोग मतलब जो भी चीज, आप लव जिहाद फैलाते हैं, लैंड जिहाद फैलाते हैं, कोई भी चीज बोल दीजिए, पूजा जिहाद फैलाते हैं, नमाज जिहाद फैलाते हैं, है ना, अजान जिहाद, मतलब आप शब्द लीजिए उसके साथ ये जिहाद जोड़ देता है। तो आपका मास एंड मीडिया, पॉपुलर कल्चर, एज इन फिल्में, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल्स की बात मैं कर रहा हूँ, टीवी स्टूडियोज की, आपका पॉलिटिकल क्लास जो है, वो सब एक ही तरफ दिमाग को ढकेल रहा है। तो बार बार अगर आप झूठ बोलेंगे, बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज ठेली जाएगी तो वो ठेल जाएगी। तो जो आपने कहा परसेप्शन जो है वो बनाने में ये इसीलिए कामयाब हो पा रहे हैं। इसलिए मैं एक बात और बोलना चाहूंगा इसमें, माफ करिए बहुत लंबा आंसर हो गया, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान मुझे बार बार याद आता है, और अखिलेश का अभी एक बयान आया है जो मुझे बहुत जबरदस्त और सटीक लगती है। वो बात यह है कि 1 महीने के लिए गोदी मीडिया जो जिस तरीके का काम कर रही है वो बस निष्पक्ष होकर काम करे, वो सरकार की डफली ना बजाए, वो सरकार की वकालत ना करे। भाई मैं गांव में था, जिस गांव में मतलब हमारे गांव में बहुत सारे बेरोजगार हैं, और जिनके पास रोजगार है वो भी बहुत ऐसा रोजगार नहीं है जो अच्छा माना जाता है, ऐसा कह लें आप। हालांकि भगत सिंह के जन्मदिन पे हम लोग शहादत दिवस पे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर का पूरा सम्मान है ना, लेकिन ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, ना बहुत अच्छे रोजगार के अवसर वो लोग गाँव में हैं, और शराबबंदी है लेकिन शराब मिल रही है टाइप, है ना, वो सब कुछ चल रहा है। उन लोगों को युद्ध के बारे में सब कुछ पता है, और पता क्या है, ईरान इजराइल अमेरिका वाले युद्ध के बारे में, और पता क्या है कि ईरान को पेल दिया गया है। माफ करिएगा इस शब्द के लिए भी, हमारे यहाँ या फिर आपके यहाँ दिक्कत हो सकती है, दिल्ली में बड़ा नॉर्मल शब्द है, ठीक है जी। तो उनको ये पता है कि अमेरिका और इजराइल जो है उसने ईरान को बर्बाद कर दिया, और ईरान जो है वो कट्टर देश है, ईरान जो है परमाणु बम बना के दुनिया को तबाह कर देना चाहता था। उन लोगों को ये पता है। कैसे पता है? कितनी भी रीच हो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ऑल्टरनेटिव मीडिया की, टीवी को विस्थापित करने की हैसियत या हिम्मत में आप कुछ भी कहते रहें, व्यावहारिकता से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। टीवी या न्यूज़पेपर्स का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट फिलहाल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नहीं है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे कंटेंट को देखने वाले जो लोग हैं उनको इसी तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा, एल्गोरिदम ये कहता है। दूसरे धड़ा के जो लोग हैं उनको वही कंटेंट दिखाया जाएगा। तो बहुत पोलराइज्ड एक इकोसिस्टम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का होता है, इसीलिए टीवीज जो है मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो टीवीज जिस दिन सुधर जाएंगी, टीवीज जिस दिन प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर देंगी, उस दिन लोगों को पता पड़ जाएगा कि प्रोपेगेंडा से वो बाहर आ पाएंगे और लड़ पाएंगे। वो 24 घंटे चलते हैं, 4 घंटे में इतना असर होगा कि लोग हॉल में कसम खाने लगे, बायकॉट करेंगे, आर्थिक बहिष्कार करेंगे, है ना। ऐसा माहौल तो बड़ा बन रहा है, पूरा हुटिंग हो रही है। अच्छे अच्छे शहरों से, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों से जो वीडियोस आ रहे हैं, वहां पर तो पढ़े लिखे लोग हैं, IIT और इंजीनियर लोग हैं, इसीलिए हम कथित लगाते हैं। और इसमें सर एक और बात मैं जोड़ूंगा कि ये जब धुरंधर 1 आई तो उतना ये एंटी मुस्लिम वाला मामला हो नहीं पाया,
जो धुरंधर 2 में जो आप देखोगे ना, अगर कोई वीडियो बता भी रहा है कि भाई ये फैक्ट है, तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ मुस्लिम लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, फिर उनको हिंदू आके गरिया रहे हैं या फिर किसी के सपोर्टर आके गरिया रहे हैं। ये क्यों हो पाया? क्योंकि इस बार स्ट्रेटेजी बड़ी तगड़ी थी। धुरंधर 2 में सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रखा, हिंदुस्तान में लेके आए। उसको यूपी से जोड़ दिया। हाँ। और यूपी से अतीक अहमद को जोड़ा। अतीक अहमद से जब जोड़ा तो मतलब वो फील दिया ना, आपको मौका दिया बोलने का कि अबे यही है सब। हाँ, लोकसभा मतलब इलेक्शंस में यूपी वो ने क्या दिखाया करेंगे, भी तो था। यही करवाते हैं। तो वो पॉइंट दिया गया। और मैं आपको कह रहा हूँ ये पार्ट 3 भी बनाएंगे और मुख्तार मरा है जेल में, और वो भी किसी अलकायदा और आईएसआई का एजेंट रहा होगा। और बाद में इसको भविष्यवाणी करके चलाना कि मैंने बताया है, क्योंकि यही तो स्क्रिप्ट बन रही है ना। तो आपने ऐसे सबको निपटाया है, अब आप उसको भी बताओगे कि भाई वो भी ऐसे। मतलब एजेंडा बड़ा सिंपल सा दिखता है, यहाँ के मुसलमानों को डेमोनाइज किया जाए, यहाँ के मुसलमानों के बारे में ये साबित किया जाए, आम लोगों में परसेप्शन फैलाया जाए कि ये तो पाकिस्तान परस्त हैं। यही चीज इस फिल्म में करने की कोशिश की है। आतिफ किरदार का नाम है ना, आतिफ के उस किरदार के जरिए कि यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान वाले मुसलमानों की मदद करके यहाँ की हालत, यहाँ की इकोनॉमी को खराब कर देना चाहता है। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव दिखता है हमें, वही पॉलिटिकल नैरेटिव वो फिल्म जो है वो आगे एक्सटेंड कर रही है। तो एक्सटेंशन ऑफ आईटी सेल भी कहा जा सकता है मुझे तो इस पूरे आर्ट को, या मास्टर एक्सटेंशन ऑफ गोदी मीडिया कह लीजिए, कुछ भी हो। लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव दिखता है ना निवेदिता, कि आप बाकी सारी पार्टियों को मुसलमान परस्त पार्टी साबित कर सकें, चाहे वो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इधर तेजस्वी हो, जो भी हो, उनको आप ये साबित करिए ये मुसलमान परस्त है। इधर आप ये साबित करिए जो मुसलमान है वो पाकिस्तान परस्त हैं। तो जो हिंदू मेजॉरिटी है जिसको आपने लाइन में लगा रखा है, जिसके कारण वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, उसके दिमाग में आप ठेल पाएंगे कि दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं। और मूवी ने एक और काम, जो आपसे बातचीत हो रही थी उसमें आपने बताया भी था और मैंने कई जगह ये पढ़ा सुना भी, कि ऐसा भी एक बयान है वो बड़े साहब का कि भाई आप तो जिनके लिए काम कर रहे थे वो तो आए नहीं, ये तो दूसरे वाला आ गया सत्ता में। मतलब आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी फिलहाल जो है, या देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है, वो पाकिस्तान में किसी गैंगस्टर के लिए काम कर रही तो थी। सबको जेल में डलवा देना जब इतना प्रूफ है इनके पास। लोग उसी की सरकार में मरे हैं। लोग उसी की सरकार में। आखिरी में आपने उस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि आखिरी में रणवीर सिंह को पकड़ लिया जाता है कि रणवीर सिंह स्पाई है, ये पता चल गया सबको। और एसपी असलम ने ये पूरा काम शुरू किया। उसका एक सबऑर्डिनेट रहता है, वो उस पे लग जाता है क्योंकि असलम तो मर जाता है, तो वो पता होता करता है। यलीना को भी पकड़ता है जो जमील जमाली की लड़की रहती है। ढूंढा जा रहा है। हाँ, तो यलीना को भी पता चल चुका होता है। जो यलीना बताती है कि भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो, और सच में वो स्पाई है। इधर ये अपना मुरिदके को भी यहाँ पर दिखाया गया है। मुरिदके वो जगह जहां पर स्ट्राइक की थी इंडिया ने अभी मई में, 6 मई को, तो वो मुरिदके को भी दिखा दिया गया। वहीं पर ही मेजर इकबाल को मरते हुए दिखाया। तो जब दिखाते हैं कि ये हो रहा है तो अजीत डोभाल साहब का फोन जाता है वहां के एक सान्याल साहब का, हाँ सॉरी सान्याल साहब का, वहां के एक बड़े अधिकारी के पास कि ऐसा है, इसको छोड़ दो तुरंत, वहां पर एक फ्लाइट खड़ी हुई है और वो लेके आ जाएंगे। तो कहता है कि अभी तो इसका मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो पूरा क्रिएट करते हैं। फिर आखिरी में सान्याल साहब कहते हैं सुनो ऐसा है, जो तुम वहां पर गए थे रशिया से मीटिंग करने के लिए और जो इन्फॉर्मेशन तुमने शेयर किया था, वीडियोस फोटोज देख लो। तो फिर वो तुरंत कहता है कि ऐसा है, इसको छोड़ो और तुरंत भेजो। तो वहां पर एक पॉइंट बताया होता है कि वहां पर रणवीर सिंह को आप छोड़ेंगे। जब इसको रणवीर सिंह को छोड़ते हैं तो एक गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी में बैठता है और अंदर देखते हैं कि जमील जमाली, और वो सब देख के हैरान। और क्योंकि जमील जमाली सबसे फनी और क्रेजी एक्टर की मामू है ना तेरा, और वो पूरा इस मूवी इस सीन में भी चल रहा होता है, राकेश बेदी साहब। तो सबको ये लग रहा होता है कि राकेश भी, और एक्टिंग अच्छी की, और आखिरी में सरप्राइज दिया कि जमील जमाली फिर बता रहे होते हैं कि मैं तो 45 साल पहले आया था। तो ये सब जब कर रहे होते हैं और आप फिर प्रूव कर रहे हैं चीजों को कि ये कांग्रेस की सरकार, अरे सब तो वही है भाई, कांग्रेस की सरकार में ही वो जमाली भी आया, ये स्पाई भी है, फिर अजीत डोभाल बचा रहे हैं। आप जहां कांग्रेस नहीं है, जहां बीजेपी नहीं है, वहां आप कांग्रेस अजीत डोभाल सान्याल साहब को हीरो बना रहे हैं, और फिर बाद में आप जो है
पूरी So- क्लिपिंग चला रहे हैं 2014 की, ओथ लेते ओथ हुए। लेते हुए पूरी क्लिपिंग आप चला रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई। तो ये पूरा परोसा गया है, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ डॉट्स कनेक्ट किए गए हैं। क्रिएटिविटी बहुत तगड़ी है आदित्य साहब की, मतलब मेहनत किया है कि जो जो लोग मरे थे उसको बस डॉट्स कनेक्ट करना है। थोड़ी जगह मिस्टेक हुई है, माफ क्योंकि करेगा, मैं इसी बारे में सोच रहा था अभी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि रणवीर की एक्टिंग बड़ी शानदार है, आदित्य का क्राफ्ट बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे। चलो ये सब तो एक तरफ, लेकिन ऐसा है तो मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कोई मुस्टंडा हाँ, 4-5 लड़कियों का यौन शोषण कर रहा हो हाँ, और वो करने में कामयाब हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि कृत्य तो खराब था हाँ, लेकिन देखो ताकतवर था, हाँ, तो आप उसके ताकत को एडमायर नहीं करेंगे ना। नहीं, आप आर्टिस्ट अगर हैं आदित्य धर साहब, रणवीर सिंह साहब, और रणवीर सिंह से कम थोड़ा सा गुरेज रखें क्योंकि रणवीर सिंह तो मजदूर हैं उस फिल्म में, आप एक्टर हैं, आपको जो डायरेक्टर कहेगा आप वो करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी एक समझ होनी चाहिए कि कैसे स्क्रिप्ट आप चुन रहे हैं। आपके ही फ्रेटर्निटी में आपके ही कलीग्स उसी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो सालों सालों तक स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो चुनकर सोचकर समझकर आप फैसला लेंगे कि आप जो कर रहे हैं उससे लार्जर मासेस को कोई दिक्कत तो नहीं होती है। और उसी तरीके से आदित्य धर साहब का क्राफ्ट बहुत अच्छा है, तो वो झूठ फैलाने में उस क्राफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा आप निशानची हो सकते हैं। जैसे अभिनव बिंद्रा थे ना, उन्होंने पदक लाए थे, वो बहुत बड़े निशानची हैं, सम्मान है उनका देश के लिए, वो पदक लेकर आए, लेकिन वही निशानची अगर मर्डरर बन जाए तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल सर, पता है क्या, अमेरिका में भी दक्षिणपंथी सरकार है और बहुत ही घटिया आदमी उनका तो राष्ट्रपति है, उनको तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इस तरह से, लेकिन कम से कम तो वहां पे व्हाइट हाउस ने कुछ तो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने ओलिविया रॉड्रिगो का एक गाना लगाया था। ओलिविया रॉड्रिगो ने लिखा कि डोंट यूज माय सॉन्ग्स यू फासिस्ट, ठीक है, वो वहां की है, अमेरिका की, वो एक सिंगर है और वो इस तरह से अपने राष्ट्रपति को फासिस्ट बोल पा रही। ऑस्कर्स में अपने अपने राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे पीडोफाइल्स जो हैं, ये ऐसे बोल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मोदी है तो मुमकिन है कि आपको गाना वो याद होगा कि कहीं किसी के भी मुंह पे कैमरा चिपका करके, अभी इतना रुपया गिर गया है 93, मतलब इतना तो कभी नहीं हुआ था, बढ़े ही जा रहा है, ऐतिहासिक हुए जा रहा है। वो तो जूही चावला जब लिखा करती थी, ओ माय गॉड थैंक गॉड कि मेरा अंडरवेयर डॉलर है, रुपया नहीं है, नहीं तो गिर जाता। वेयर इज शी? लोग कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन से जो ट्वीट करा देगा पेट्रोल डीजल के दाम पे तो हम लोग ये इनाम दे देंगे। तो मसला ये भी है ना कि इसी तरह से मीडिया भी है हमारा, यहाँ वाली मीडिया बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं की, कुछ नहीं की, तुरंत ये लोग लेट गए चरणों में। अमेरिका में आप देखिए फिर भी वो लोग जाकर के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा एज अ सोसाइटी एक मास मेंटेलिटी बनी है, तो उसका रीजन ये भी तो है ना कि हमारा जो साहित्य है, सिनेमा है, वो सब कुछ धराशायी हो चुका है। 100%। मतलब अगर किसी समाज को करना हो बर्बाद, मैं इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले मैंने ये लाइंस पढ़ी थी, कोई बेनीवाल साहब थे हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने सुनाई थी ये लाइंस कि अगर किसी समाज को करना हो बर्बाद तो उसकी संस्कृति, शिक्षा और साहित्य में लगा दो आग। इसके बाद और भी लाइन थी, संस्कृति आपका जो रवायत है, आपका जो रवाज है, जैसा गंगा जमुनी तहजीब है, भाई ईद की सेवैयां हिंदू भी खाता है और दिवाली में पटाखे चलाना, हालांकि अब तो पॉल्यूशन वाला काम है, दिवाली की मिठाई जो है वो मुसलमान भी खाता है, होली पर रंग लगाते हुए कोई सोचते नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब सारे त्योहार हम एक साथ मिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, आपने उसको बिल्कुल खराब कर दिया। इसके बाद संस्कृति हो गई शिक्षा, शिक्षा में आप मुगल्स को हटा दें, मतलब सेलेक्टिवली आप चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, चैप्टर्स को हटा रहे हैं। फिर आ गया साहित्य, साहित्य की जो स्थिति है, सिनेमा की जो स्थिति है वो हम सब देख ही रहे हैं और लगातार हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये किताब ऐसी आती है कि वो मगरमच्छ पकड़ के लाए, ये तो मूर्खता है ना। तो साहित्य हमारा ये हो रहा है, सबसे बड़े साहित्यकार हमारे चेतन भगत हो जाते हैं, मतलब साहित्य का मूल्यन तो इस हद तक हुआ है। अच्छे साहित्यकार है, अच्छा नोवेल लिखा है जो उन्होंने लिखा है, लेकिन सबसे बड़े क्लासिकल साहित्यकार थोड़ी हो जाएंगे। मैंने जो पढ़ा था बचपन में गलती से, बहुत बेकार। मनोज मुंतशिर शुक्ला, नए नए शुक्ला जो हुए हैं पिछले 2-3-4 सालों में, ये मनोज मुंतशिर शुक्ला जो हैं ये अपने आप को गुलजार समझने लगे हैं, बहुत बड़े राष्ट्र गीतकार हो गए हैं। उन्हीं का ना हिंदी में ट्रांसलेट करके करते हैं। उन्होंने तेरी मिट्टी में मिल जावा गाया था और वो वीडियो खूब वायरल हुआ, गाना बहुत वायरल हुआ, 2018-19 के आसपास की बात है। तो एक कंपनी काम करी थी कांग्रेस के लिए और वो इंदिरा गांधी के और कांग्रेस को लेकर एक वीडियो बना जिसमें ये गाना लगा हुआ था और इंदिरा गांधी की शहादत और वो सब पूरा दिखाया गया। आज भी ट्वीट जाके आप देखेंगे, मनोज मुंतशिर ने कहा था कोट करके कि इससे अच्छा उपयोग इस गाने का हो ही नहीं सकता।
ये तो और गलत आज ही बात है। मनोज मुंतशिर क्या कह रहे हो उसके बारे में। राइट। तो भाई युग कवि जो हैं हमारे यहाँ के निलंज है, वो अभी कुमार विश्वास हो गए हैं, दिनकर मानने लगे हैं कुमार हाँ। विश्वास अपने आप को, और धंधे के लिए राम कथा वाचन करते हैं हाँ। वो आदमी, हम्म। और वो निर्वीर जैसा शब्द, बौना जैसा शब्द अपनी हम्म। कविताओं में यूज करता है। अगर ऐसे ऐसे लोग राष्ट्र कवि होंगे, हम्म, आदित्य धर जैसे झूठ फैलाने वाले लोग पीक डिटेलिंग वाले डायरेक्टर होंगे, तो समाज में तो आग लग ही रहा है। डायरेक्टर तो कम क्या, मुझे ये अगर आप देखेंगे तो आप लोग भी, तो मुझे वो अब डायरेक्टर नहीं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट लग रहे हैं। राइट। हाँ। और अगर आप देखेंगे तो 2027 की तैयारी चालू हो गई है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तो दिखाया, चलो वो एक पूरा है ही है सेंटिमेंट को हम लोग के खुरेदने के लिए। उसमें 2 और स्टेट का जिक्र किया गया है, एक है उत्तर प्रदेश, 27 आने वाला है, 27 में एक और स्टेट का चुनाव होता है, 4-5 स्टेट होते हैं, उसमें एक और है पंजाब। और अभी 1 हफ्ते पहले मोगा में अमित शाह जी ने रैली की और कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। और जसप्रीत सिंह रागी, जस्सी, रणवीर सिंह जो वहां से स्पाई था वापस आता है, और पंजाब का रहने वाला है, उसमें पूरा दिखाया गया है, वो वापस वो पंजाब लौटता है अपनी माँ पे। तो आप अगर देखेंगे उस एंगल से भी, तो सेलेक्टिव पूरा वो दिखाया गया है कि भाई सिख पूरा हीरो है मामला। राइट। हाँ। और उत्तर प्रदेश में क्या करना है कि इस मुस्लिम को भड़का देते हैं, तो यहाँ के मुस्लिम डाइवर्ट हो जाएंगे, इसके सपोर्ट में बोलेंगे तो हमारे हिंदू भाई बहन लोग बोलेंगे कि ये तो वो पूरा खेल किया गया है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उस तौर पर। और प्रशांत किशोर की जगह किसी को लेनी ही पड़ेगी। असर होगा क्या आने वाले चुनाव में, असर होगा क्या? वक्त बताएगा। बिल्कुल। जब इतना असर पड़ ही रहा है, वो वक्त बताएगा, सर ने काफी कह दिया, और सबका असर पड़ता ही है। हाँ, मीडिया का अगर पड़ जा रहा है असर, जो मतलब मैं सही बता रही हूँ, अंत की तरफ जाते हुए मैं अपना एक दुख भी जाहिर कर देती हूँ, जो कि मैंने अपने शो में भी बोला था कि यार डिमोनेटाइजेशन की बात ही, और वो नोटों में चिप वाला वीडियो ये लोग नहीं डाले। आई एम वेरी सैड, ठीक है, वेरी डिसअपॉइंटेड। चलना चाहिए था इन लोगों का, इतना बढ़िया बढ़िया ये लोग तो लेकर के आए थे कि ऊपर से आता था लिंक, तो यहाँ से चला जाता था। 99% नोट्स वापस आ गए। हाँ, कौन कैसे फिर इन्होंने हाथ में, और हमारे ये युवा जो जाके वहां देख रहे हैं, 800 रुपए, 1200 की टिकट थी सर, रिव्यू देखने गए थे, 1200 1600 देके, इतनी जहमत नहीं कर रहे हैं फ्री का नेट में कि सर्च कर लें कि भाई डिमोनेटाइजेशन से फायदा हमको क्या हुआ था। और भाई मेमोरी अल्टर यही हुई है कि हमें फिल्म बता रही है कि बहुत अच्छा हुआ था, खुद का भूल गए लोग। राइट। ठीक है, अब बॉलीवुड का काम क्या है, ताली थाली बजा रहे हैं, ये सब के सब ताली थाली बजाए थे। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो एक मास लेवल पे लोग खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि कितना भी, चाहे कोई तारीफ कर ले या बुराई कर ले, या फिर आप क्रिटिसाइज कर लो, जिसको फिल्म देखना है देखेगा, नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। और जाके देखना जरूरी है, प्रोपेगेंडा कैसा दिखता है, या फिर अगर आपको लग रहा नहीं है तो भी आप जा करके देखिए, लेकिन साथ ही साथ एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि अच्छा ये दिखा रहे हैं, ये हुआ कब था, एक बार थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। अब तो किताब भी नहीं बोलूंगा, गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, चीजें मिल जाएंगी। हालांकि न्यूज वाली रिपोर्ट्स मत पढ़ लीजिएगा, उसमें नहीं मिलेगा। ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी कमेंट में बता दीजिए आपको कैसा लगा, कि मतलब प्रोपेगेंडा था या फिर बहुत बढ़िया था, पीक डिटेलिंग लगा कि वीक डिटेलिंग लगा, आप कमेंट करके बताइए। नीलांजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, जो आपने पीक डिटेलिंग दी है इस शो में आज, वो बहुत अच्छा लगा। और नीरज सर तो साथ ही में है, कौन से गेस्ट हैं वो, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।